नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में जो सीरीज मैं चला रहा हूं उनमें यह तीसरा मेरा लेक्चर होगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को पिछले 2 लेक्चर में आधुनिक भारत इतिहास में जो यूरोपीय देशों का जो भारत में आगमन हुआ है उनमें से हम सभी ने पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, इन तीनों के बारे में हम सभी ने पढ़ लिया है। अब जो आगे मैं आप लोगों को 2 देशों जो कि डेन है और फ्रांस, इनका चर्चा इस लेक्चर में हम करेंगे कि डेन और फ्रांस किस प्रकार से भारत में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो आपको याद रखना है PDEDF, तो पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेन और फ्रांस। तो दोस्तों, जो भी छात्र कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए ये बेहद उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं डेन के बारे में पढ़ते हैं। डेन के बारे में प्रथम पॉइंट है कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इस कंपनी ने 1620 में त्रेकोबार जो कि तमिलनाडु है तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनी का जो है स्थापना की है। सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डेनों का जो है डेन जो आगमन भारत में हुआ था, यूरोपीय कंपनी, उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो सेरामपुर कहाँ पर है? बंगाल में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1885 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। तो डेन के लोगों ने भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज़ों को बेच दिया। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इस जो बॉक्स में कुछ कंपनियों का नाम दिया गया है, क्रोनोलॉजी में दिया गया है, हम उसे पढ़ते हैं। तो इस्तादो द इंडिया ये कंपनी का नाम है, जो पुर्तगाली कंपनी था। उनकी स्थापना जो भारत में कब हुई है? 1498 में, तो 1498 में हुआ था। सेकेंड जो कंपनी रहा है वेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी रहा है, उन कंपनी का नाम है, वो 1602 ईस्वी में हुआ है। उनके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना भारत में हुई थी 1600 ईस्वी में। तो आपको ये बातें याद रखना है, पहले इनका होगा तभी 1602 में डच कंपनी का हुआ है। उनके बाद जो फोर्थ जो है वो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में 1616 में। उनके बाद जो लास्ट में है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस जो है वो 1664 ईस्वी में भारत में इस कंपनी की स्थापना हुई। तो आपको ये बातें याद रखना है। प्रथम में पुर्तगालीज हैं, यहाँ पर आप देखें प्रथम में पुर्तगालीज होगा। सेकेंड में जो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में या 1599 में। उनके बाद थर्ड जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1602 में। उनके बाद जो फोर्थ होगा वो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में। उनके बाद जो लास्ट है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस है वो है आपके 1664 में। तो ये बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ PDEDF, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीस। तो आपको PDEDF याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था? तो पुर्तगाल का हुआ था। और सबसे बाद में गए कौन? तो पुर्तगाली ही गए, जो कि
1961 में गए थे। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब जो लास्ट जो यूरोपीय देश है जो भारत में जिनका आगमन हुआ वो फ्रांस है। तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर दोस्तों देखें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आप जब उनके क्वेश्चन पेपर, कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को लगाएं तो आपको यह ज़रूर एहसास होगा कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सही चीज़ पढ़ा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसीस भारत में देर में आए। लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। तो लुई 14वां फ्रांस के सम्राट के शासनकाल में ही ये युगांतकारी घटना के लिए याद किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट, क्या नाम है, कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनीज देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। तो आपको जैसा कि मैं बताया कि 1664 में जो कंपनी का जो आगमन हुआ था, डेन के बाद इन्हीं कंपनी का आगमन हुआ जो फ्रांसीसीस कंपनी थे। इस कंपनी का क्या नाम है, कंपनी जो है देस इंडेस ओरिएंटलेस। तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य का विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। तो जो वित्तीय संसाधन प्राप्त था इसी कारण इसे सरकारी व्यापारिक जो है कंपनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1667 में फ्रांसीसिस कैरो, याद रखना है, आपको नाम याद रखना है। फ्रांसीसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो आपको याद रखना है, अगर सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि फ्रांसीसिस यूरोपीय कंपनी जो है सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कारखाने कहाँ पर स्थापित किए हैं, तो 1668 में सूरत में। तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 1669 में मकरार ने, नाम याद रखना है, मकरार ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। तो प्रथम फैक्ट्री जो है व्यापारिक कारखाने कहाँ पर हुआ था, सूरत में फ्रांसीसी द्वारा। सेकेंड जो है मछलीपट्टनम में ही दूसरी फैक्ट्री स्थापना किया मकरार गोलकुंडा के सुल्तान से ये अनुमति प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1672 में एडमिरल डेला हे, क्या नाम है, 1672 में एडमिरल जो है डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर सैन थोमी को छीन लिया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो कौन छीना है, तो डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर जो है सैन थोमी को छीन लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1673 में कंपनी के निर्देशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुर, क्या नाम है, वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी ने पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में जो कि पांडिचेरा नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, जो कंपनी के निर्देशक थे फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुर जो है के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी, उस वक्त नाम क्या था, पुदुचेरी जो नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडुचेरी नाम जाना जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690-92 को चंद्रनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से 1693 में पांडुचेरी को छीन लिया। तो डच ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता से जो है 1693 में पांडुचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 में संपन्न जो है रिजविक संधि के बाद, जो क्या नाम है, संपन्न रिजविक संधि के बाद पांडुचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1701 में पांडुचेरी के पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो मार्टिन को क्या किया गया है, भारत में फ्रांसीसियों के मामलों का महानिदेशक
नियुक्त किया गया। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने पोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों को राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके इसका जो है व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों का व्यापार के स्तर में कमी आई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई मार्टिन की, तो फ्रांसीसी बस्तियों की जो है व्यापार के स्तर में जो कि कमी आया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, याद रखना है, डुप्ले की नियुक्ति के बाद एक बार फिर फ्रांसीसी में उत्साह दिखा। जैसा कि आपको नाम मालूम होगा, डुप्ले बहुत ही फ्रांसीसी के ताकतवर गवर्नर रहे थे। तो उन्हीं के जब उनको नियुक्ति हुई तो इनकी जो है फ्रांस में और उत्साह दिखा। नेक्स्ट है कि 1706 से लेकर 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव भारत में ह्रास हुआ। जो फ्रांसीसी का जो प्रभाव था वो भारत में कमी आई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1720 में कंपनी का जो है इंडीज की चिरस्थायी कंपनी जो है के रूप में पुनर्निर्माण हुआ था। तो आपको ये बातें याद रखना है। कब अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि फ्रांसीसियों का भारत में किस काल में है जो उनका प्रभाव कम हुआ था, ह्रास हुआ है, तो 1706 से 1720 के ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में वो मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको सभी अदर कोई कॉपी या आपके नोट्स में या कोई बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको ये बातें याद रखना है। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी और राजनीतिक जो है युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। जो कि इनका पहला जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंचाइज कंपनी का व्यापारिक उद्देश्य से ही स्थापित की गई थी और राजनीतिक युद्ध नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेज़ों और डचों की सुरक्षा के लिए एक सिपाहियों के लिए तथा सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए किया था। जो किलेबंदी इन्होंने स्थापित किया था वो डच और अंग्रेज़ों के सिपाहियों की भर्ती के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी में युद्ध प्रारंभ हुआ। जिस टाइम से फ्रांसीसी राजनीतिक अब इनकी महत्वाकांक्षा की लालसा होने लगी, उस वक्त से अंग्रेज और फ्रांस में युद्ध प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके दो देशों के बीच हुआ है, तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों के बीच 20 वर्ष तक संघर्ष चला। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कर्नाटक युद्ध जो है कौन दो देशों के बीच हुआ है, तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। किस के लिए यह पर लड़ाई थी, किस कारण जो संघर्ष था, तो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित जो क्षेत्र है कर्नाटक का या कर्नाटक का, उसी को प्राप्त करने के, उसी को अधिकार जमाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच 20 वर्ष तक संघर्ष चला था। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद, मद्रास, पांडिचेरी क्रमशः अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बस्तियां थी सामरिक दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्कालिक कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था जिसकी राजधानी अर्काट थी। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक जो है दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था जिसकी राजधानी कहाँ रहा है, अर्काट। आपको ये बातें याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 पॉइंट के पहले मैं आपको बताया हुआ हूँ कि जो कर्नाटक युद्ध कौन दो देशों के बीच हुआ है,
तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो है 1746 से 48 के बीच। आपको याद रखना है डेट, क्योंकि पूछे जाते हैं। और इनका तत्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना। तो अंग्रेज़ द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ पर जब अधिकार स्थापित कर लिया, इस कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 तक हुआ था। बदले में, नेक्स्ट पॉइंट है, बदले में फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस ला बुर्देन के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। तो अंग्रेज जो है इस वक्त फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना का फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। कैप्टन जो है पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल वोस्कावेन के नेतृत्व में, क्या नाम है, एडमिरल जो है वोस्कावेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा में पांडिचेरी को घेरा, परंतु सफलता इनको नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1740 में ऑक्सला सेपल नामक संधि से संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेज को मिल गया। तो इस संधि हुई जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, वो संधि का क्या नाम था, ऑक्सला सेपल। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ऑक्सला सेपल संधि किन दो देशों के बीच हुआ है, तो आपको याद रखना है फ्रांस और अंग्रेज़ों के। अब देखते हैं कि उनके बाद जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1749 से 54 के बीच। तो आपको याद रखना है कि समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ था। तो जैसा कि आप इनके तत्कालिक कारण था, जो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो उनके जब फ्रांस के जहाज़ को अधिकार जमा लिए थे अंग्रेज़ द्वारा, लेकिन इसमें जो है यहाँ नवाबी पद को लेकर संघर्ष था। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जो जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। आपको ये बातें याद रखना है। अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंदा साहब ने 1749 में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन को सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रथम प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड से मद्रास किस रूप में आया था, तो किरानी के रूप में आया था। 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोल कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया। उसके स्थान पर जो है गोदहे को 1 अगस्त जो कि 1754 को गवर्नर बनाया गया। तो डुप्ले के बाद जो गवर्नर कौन बने थे, तो गोदहे 1 अगस्त 1754 में। नेक्स्ट पॉइंट है, डुप्ले के बारे में J.R. मेरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। तो जैसा कि ये
JMR मेरियत का कहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1757 से 63 के बीच। तत्कालिक कारण क्या था? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसका तत्कालिक कारण था क्या था कि जहाज़ों का जो हड़पना था अंग्रेज़ द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ पर। सेकंड कारण क्या था? एक नवाबी अधिकार लेना था। और थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ है उनका तत्कालिक कारण क्या था? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल पर चंद्रनगर पर अधिकार करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। तो वांडीवास की लड़ाई आपको याद रखना है, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 22 जनवरी 1760 में लड़े गए वांडीवास की युद्ध में अंग्रेज सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व में प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआती थी। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ्रांस का जो अधिकार है भारत में कब से किस वक्त से इनका जो ह्रास या पतन की शुरुआत हो गई, तो वांडीवास की युद्ध जो कि लड़ा गया था कब? 22 जनवरी 1760। बहुत बार एग्जाम में वांडीवास का युद्ध पूछा गया है, किन दो देशों के बीच हुआ है, कब हुआ है, किस तारीख में हुआ है, और फ्रांसीसी का पतन का कब से कारण हुआ था भारत में? तो वांडीवास के ही युद्ध से। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावना रहती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट किया गया था और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व है लाली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसी शक्तियों की असफलता के क्या कारण रहे? तो प्रथम कारण रहा फ्रांसीसी सरकार असहयोग थे। सेकेंड है, कंपनियों का जो है सामंती रूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वस्वता था। इंग्लैंड के जो नौसैनिक थे उनके बहुत ही ताकतवर थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव लॉरेंस आयरकुट अधिक सूझबूझ वाले थे। तो फ्रांसीसी गवर्नर की तुलना में, सेनापति की तुलना में अंग्रेज के जो सेनापति सब थे वो बहुत ही तेज़ तर्रार और सूझबूझ वाले थे। इन कारण जो है फ्रांस का जो है भारत में असफलता का प्रमुख कारण रहा है। अब दोस्तों मैं कुछ ये वन लाइनर्स से संबंधित है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंध व्यक्तित्व। जो यूरोपीय कंपनी है, कोई भी देशों का जो कौन मेन जो नेतृत्व करता थे उनके बारे में जान लेते हैं। वास्को डी गामा कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। पेड्रो अल्बेरेजा कैब्रेला कौन था? तो ये भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है, जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस कौन था? तो प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। एग्जाम में सवाल पूछे भी गए हैं और आने की भी संभावना है कि प्रथम अंग्रेज दूत जिन्होंने जहांगीर से प्रथम भेंट की थी तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। नेक्स्ट है, गेरल्ड ओंगियार जो बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक का नाम पूछता है। कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक जॉर्ज चर्नाक। उसी प्रकार चार्ल्स आयर जो है पोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम शासक रहे हैं। नेक्स्ट है, विलियम नॉरिस जो 1638 की में स्थापना नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेनिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट है, फ्रैंको मार्टिन कौन है? पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। मद्रास के संस्थापक कौन रहे? फ्रांसीसी डे रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। शोभा सिंह कौन है? तो वर्धमान का जमींदार 1690 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है, इब्राहिम खां कलकत्ता गोविंदपुर और सुल्तानाती का जमींदार था। नेक्स्ट है कि जॉन सुरमन है मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया थे। नेक्स्ट है, फादर जो है मान सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। और नेक्स्ट लास्ट है, कैरो फ्रैंक भारत में
प्रथम जो महत्वपूर्ण फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की थी। तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? तो कैरन फ्रैंक। अब महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम 1498 क्या है, वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली यात्री कैब्राल भारत में आगमन हुआ। 1501 में दूसरी बार वास्को डी गामा जो है भारत के यात्रा किए थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। 1530 में कोची की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। नेक्स्ट है 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना हुआ। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दिया था। नेक्स्ट है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और नेक्स्ट है 1690 में जॉब चरनॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना किया गया। 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको ये वाले तो याद रखने हैं कि 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ था अंग्रेज ने डच को। तो पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो अंग्रेज और डच के बीच हुआ है, जिनमें अंग्रेज की विजय हुई थी 1759 में। नेक्स्ट है जो 1760 में वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसी को पराजय कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। और लास्ट जो है 1708 और 9 में जो ब्रिटेन में दो प्रतिद्वंदी कंपनी के आपस में विलय हो गई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। आपने आधुनिक भारत के जो प्रथम टॉपिक थे यूरोपियों का आगमन, उनमें आपने सभी जो कंपनियां थी पुर्तगाल, डच, PDE अंग्रेज, डेन और फ्रांस, सभी देशों के आगमन के बारे में जान चुके हैं। तो पिछले 2 लेक्चर का मैं लिंक जो है उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप ज़रूर देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपने प्रथम टॉपिक को समाप्त मैं कर दिया हूं, तो आप अच्छे तरीक़ा से नोट्स भी बना लें और याद करें, बार बार रिवीजन करें। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे सवाल बाहर नहीं जाएंगे, तो आप ज़रूर याद करें। अब मैं कोशिश करूंगा कि पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको मैं पहले कराऊंगा, तब नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाने की कोशिश करूंगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।